इसी तरीके से एक फ़र्क ये है लीगलिटी के हिसाब से कि नवंबर 2021 तक 9 ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी पर वाज़ेह पाबंदी लगा दी थी। क्रिप्टो करेंसी पर वाज़ेह पाबंदी लगाने वाले ममालिक जो हैं उनमें अलजायर, बांग्लादेश, ट्यूनिस, चीन, मिस्र, इराक, मराकश, नेपाल और कतर है। और नवंबर 2021 तक 42 ममालिक वो हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर छुपी हुई पाबंदी लगाई है। यानी छुपी हुई पाबंदी से मुराद ये है कि किन ममालिक में बैंकों और दीगर मालियाती इदारों को क्रिप्टो करेंसियों में लेन देन करने या क्रिप्टो करेंसियों में कारोबार करने वाले अफराद या कारोबारों को खिदमात पेश करने से रोकना या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर पाबंदी लगाना शामिल है। जिन ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी पर छुपी हुई पाबंदी लगाई है, इनमें ये ममालिक सर फहरिस्त हैं: बहरीन, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, सेनेगाल, वियतनाम वगैरह। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ये लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने जारी की है। और लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और वाशिंगटन डीसी में होती है। और इसमें उन्होंने ये सारा एनालिसिस पेश किया है। और इसी के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर उन्होंने बात की है कि क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक जो टैक्स कवानीन हैं और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन नाफिज करने वालों की तादाद जो है वो 2021 तक 103 ममालिक तक जा पहुंची है। यानी उन्होंने बाकायदा 103 ममालिक ने रेगुलेशन बनाई है कि भाई आप जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे या आप जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते थे या आप जो अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं और जो है ना पैसों को छुपा रहे हैं, अब वो आप नहीं कर सकेंगे। हमने रेगुलेशन बना दिए हैं। हम मनी ट्रेल को आइडेंटिफाई करेंगे, आप पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर बेतहाशा लोग अपने मनी को, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए और जो है ना इसी तरीके से दीगर टैक्स से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ये रेगुलेशन बनाई गई है 103 ममालिक के अंदर, जबकि आम करेंसी पर इतने वसी पैमाने पर पाबंदी नहीं लगी हुई। अच्छा, ये जो लॉ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की रिपोर्ट है, इसके अंदर दो ममालिक का जिक्र किया गया है कि जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के तौर पे अपनाया है। उनमें एक एल सल्वाडोर है और एक जो है अफ्रीकन रिपब्लिक का, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का एक मुल्क है। ये दो ममालिक ने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर बनाया है। और बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने से पहले इन्होंने, एक ने फ्रैंक को अपना लीगल, फ्रैंक जो करेंसी होती है उसको अपना लीगल टेंडर बनाया हुआ था, जबकि दूसरे ने यूएस डॉलर को अपना जो है लीगल टेंडर बनाया हुआ था। यानी इन लोगों की अपने मॉनेटरी पॉलिसी पे कंट्रोल ही नहीं है। और इन मुल्कों का नाम आपने शायद पहली मरतबा सुना हो। इनकी आलमी माशी मंजरनामे पर इन ममालिक की कोई अहमियत ही नहीं है। यानी एक होता है ना कि उनका कंट्रोल होता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे, तो ऐसा नहीं है। तो यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने जो है ना यूएस डॉलर को ख़त्म करके जो है ना बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर बना लिया हो, या जापान ने जैपनीज येन को ख़त्म करके बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर बना लिया हो, या यूरोप के ममालिक ने, फ्रांस, जर्मनी ने। तो ये बिल्कुल जो है ऐसी चीज़ नहीं है। और ये ममालिक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करते हैं क्योंकि आप आगे चल के देखेंगे कि इसमें और भी खामियां हैं, इस वजह से ये रेजिस्टेंस करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 103 ममालिक ने रेगुलेशन बनाई है, तो अभी एक और रेगुलेशन अभी उस पर उसका अप्रूवल हुआ है और वो नाफिज हो जाएगी 1 से 1.5 साल के अंदर। वो बेसिकली वो है क्रिप्टो करेंसी के एक रेगुलेशन है, मीका मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स का। और ये जो है एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और इसका मकसद ये है कि सरमायाकारों की जो सरमायाकारी है उसकी हिफाजत करना और उसके माली इस्तेहकाम को मजबूत करना, और जबकि इनोवेशन को वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेट करें, और ताकि क्रिप्टो एसेट्स के शोबे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हों और तरक्की हो। और इस रेगुलेशन का दायरे कार में स्टेबल कॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसी असासे वो कॉइन आते हैं। इस रेगुलेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यूरोप अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर तस्लीम कर रहा है या क्रिप्टो करेंसी अब यूरोप में राइज हो रही है। और इस रेगुलेशन की मौजूदगी में भी क्रिप्टो करेंसी पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की वार्निंग्स बरकरार हैं कि क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी और लेन देन से बचा जाए। और ये हैरत की बात यह है कि ये जो रेगुलेशन है ये क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक है ही नहीं। ये रेगुलेशन जो है मीका की, ये क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक है नहीं। आप रेगुलेशन को जाके पढ़ें तो उसके अंदर बाकायदा रेगुलेशन के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, रेगुलेशन का स्कोप लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जो लोग इसको हिसाब से बात करते हैं कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से मीका आ गई, रेगुलेशन आ गई और उसने
यूरोप में जो है ना क्रिप्टो करेंसी को राइज कर दिया, वो हकाइक से मुनाफी बात करते हैं। अच्छा, फ़र्क नंबर 21 ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें जो ट्रांजैक्शन की रफ्तार है वो बहुत कम है, जबकि आम करेंसी में जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। ये जो क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मैंने बताया कि जो ट्रांजैक्शन है वो उसका निफास जो उसका उसका जो उसकी डिपेंडेंसी है। तो आप बिटकॉइन के अंदर तकरीबन 10 मिनट का टाइम लग रहा होता है ट्रांजैक्शन के वैलिडेट होने के अंदर। इसी तरीके से डिफरेंट करेंसीज का डिफरेंट टाइम है। कुछ करेंसीज के अंदर टाइम को इम्प्रूव भी किया गया है, मगर फिर भी जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन स्पीड है हम वो कह सकते हैं कि वो आम करेंसी की ज़्यादा होती है, जबकि बिटकॉइन और दीगर करेंसी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर इसी तरीके से डिपेंडेंसी भी है। फर्क नंबर 22 ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जो माइनिंग का अमल है जिसकी वजह से नई बिटकॉइन बनती है, उसमें बेतहाशा बिजली का ज़िया होता है, और इतना ज़्यादा बिजली का ज़िया होता है कि पाकिस्तान जितना मुल्क जितनी साल में बिजली खर्च करता है, इतनी बिजली क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अमल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर खर्च हो रही होती है। तो इस वास्ते बहुत सारे ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर पाबंदी लगाई हुई है, या उसको जो है ना वो कहते हैं कि आप अपनी माइनिंग के जो तरीक़ाकार है टेक्निकली तौर पर उसको चेंज करें। इसी में एक पेशरफ ये हुई कि इथीरियम पहले जो है ना वो उसी माइनिंग के अमल पे काम करती थी, प्रूफ ऑफ वर्क पे, जिसपे बिटकॉइन काम करती थी। फिर उन्होंने अपनी इस चीज़ को चेंज किया और अब वो इतनी ज़्यादा बिजली खर्च नहीं करते। तो ये एक इम्प्रूवमेंट उन्होंने इथीरियम क्रिप्टो करेंसी के अंदर की है, कि जिसकी वजह से जो है उसके अंदर बिजली का खर्च कम हुआ। मगर फिर भी बिटकॉइन की जो बिजली का खर्च है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो सालाना बिजली है उससे उसके करीब है तकरीबन। फर्क नंबर 23 ये है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन वापस नहीं हो सकती। ट्रांजैक्शन की वापसी के लिए आपको नई ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, और ये एक थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन है, जबकि आम करेंसी के अंदर ऐसा नहीं होता, आप अपनी ट्रांजैक्शन को वापस कर सकते हैं। फर्क नंबर 24 ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन गलत एड्रेस पे भेज दी जाए तो वो वापस नहीं हो सकती, जबकि आम करेंसी में ये सूरत हाल नहीं होती। आप गलत ट्रांजैक्शन कर दें तो आप बैंक से कह देते हैं, कोई बंदा आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह चोरी कर ले तो आप उसको रुकवा सकते हैं, जबकि ये सूरत हाल क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं होती। अगर आपका एड्रेस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो या पब्लिक प्राइवेट की का पेयर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, प्राइवेट की खास तौर पे, तो आपकी सारी चीज़ें गई और आप किसी से जो है ना क्लेम भी नहीं कर सकते। और ये वो चीज़ है जो यूरोप और दीगर ममालिक इस पे बहुत संजीदा हैं। वो वहाँ पे सारिफिन के लाखों करोड़ों जो यूरो हैं, डॉलर हैं, वो लुट गए हैं, और वो अब उसको सारिफिन को दिलवा भी नहीं सकते। तो ये एक कंसर्न बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के दीगर करेंसियों के मुकाबले में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के एक्सचेंज रेट में 142% उतार चढ़ाव हुआ है एक ज़माने में, और अभी भी बहुत ज़्यादा होता रहता है। जबकि आम करेंसियों में ये एक्सचेंज रेट 7 से 12% तक उतार चढ़ाव होता है, और सोने की अगर हम बात करें तो ये 22% तक गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये इसके अंदर वॉलेटिलिटी है, स्पेकुलेटिव एस्पेक्ट है, कयासराई है इसके अंदर, उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से लोग इसको जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको यूज़ करते हुए पैसे बनाते हैं। फ़र्क नंबर 26 ये है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कदर के शुमार करने में, यानी यूनिट ऑफ अकाउंट शुमार करने में आम ताजुरों के लिए मुश्किलात हैं, और इसकी वजह बहुत ज़्यादा डेसिमल नंबर्स हैं जो कि इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, जबकि आम करेंसी के अंदर ये सूरत हाल नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल लेके समझा देता हूँ। लेकिन ये गाड़ियों की प्राइजेस हैं, डिफरेंट गाड़ियों की प्राइजेस यूएस डॉलर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि होंडा की 23,570 है, टोयोटा करोला की 18,550 है। अगर इसी को आप बिटकॉइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको कई डेसिमल नंबर के अंदर 2.571 29451 इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निकल ग्लिच है जो कि इसके अंदर मौजूद है। तो ये तो मैंने 26 के करीब बड़े बड़े बुनियादी फ़र्क आपको आम करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में गिनवा दिए, और इसी की बुनियाद पे जो है हज़रात मुफ्तियान इकराम गौर फरमा सकते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या होगी। अब हम दीगर सवालात पे आते हैं और इसकी टेक्निकल माहियत की तरफ जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं जिन सवालात के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, आज की टॉक में कोशिश करूँगा कि वो पूरे हो जाएँ, कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी में क्या ताल्लुक़ है,
क्रिप्टो करेंसी की हकीकत क्या है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वजूद में कैसे आती है, बिटकॉइन के अंदर जो आर्टिफिशियली तौर पे जो कीमत पैदा की गई वो कैसे पैदा की गई, इसके अलावा क्या बिटकॉइन को हम दूसरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एप्लीकेशन की तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, माइनिंग का अमल क्या होता है, एक्चुअली होते कैसे है, बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ट्रांजेक्शन काम कैसे करती है, और दुनिया भर के साइंसदानों और आलमी माशी माहिरीन की जो क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक तहकीक है उसका खुलासा क्या है। तो एक एक करके हम इन सारे सवाल का अहाता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। तो देखें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आप ये समझ लें कि जब कंप्यूटर नहीं आए थे तो उससे पहले जो हमारे पास जो असासे होते थे, मिसाल के तौर पे हमारे पास जानवर हैं या हमारे पास ज़मीनें हैं, तो उसको जब हम किसी को ट्रांसफ़र करते थे या विरासत की मुंतकली करते थे तो ये सारा काम मैनुअली होता था और मैनुअली रजिस्टर्स के अंदर होता था। रजिस्टर में लोग लिखते थे, जैसे अभी भी बाज़ जगहों पे पटवारी का निज़ाम है, ज़मीनों की मुंतकली करनी है तो पटवारी के पास जाते हैं, फिर वो रजिस्टर निकालता है और खातों में इंदराज करता है, मुंतकली करता है। तो तारीखी तौर पे ऐसा होता रहा है। तो असासों की मुंतकली के लिए मैनुअल तौर पे सारी चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के अंदर ये जो खाते थे ये मुंतकिल हो गए और रिकॉर्ड को हम कंप्यूटर की मदद से सेव करने लग गए। और इसके अंदर शुरू शुरू में हमने नॉर्मल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको इस्तेमाल किया, मगर वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। वो छोटे बहुत डाटा के लिए तो इफेक्टिव हो जाएंगे, मगर अगर आपके पास मिसाल के तौर पर पूरे पाकिस्तान का नादरा का डाटा है या मरदमशुमारी का डाटा है और आप सेकंडों के अंदर उसके अंदर क्यूरी करके अपनी मतलूबा मालूमात निकालना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो फिर आपके पास स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होने चाहिए। और उन स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के अंदर फिर तरक्की हुई और फिर हमारे पास डेडिकेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बने, जिनका काम ही ये होता है कि वो करोड़ों और करोड़ की तादाद से जो डाटा होता है उसको सेव करें, उसको इतने तरीके से सेव करें कि वो जगह भी ना ले, उसकी एक्सेसिबिलिटी भी आसानी से हो जाए और क्यूरीज भी आसानी से हो जाए। तो अब अगर आप नादरा के डेटाबेस से क्यूरी करते हैं कराची में बैठ के इस्लामाबाद हेडक्वार्टर पे, तो सेकंडों के अंदर आपके पास डाटा आ जाता है। आप क्यूरी करते हैं कि भाई जो है ना गुलशन इकबाल में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका शनाख्ती कार्ड नंबर दिखाओ, तो वो करोड़ों के डाटा के अंदर से वो जो है डाटा छान के लेके आ जाता है। इस तरह से आप मल्टीपल नेस्टेड क्यूरीज कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं ये बुनियादी तौर पे सेंट्रलाइज होते हैं, ऑल्दो कि इसके अंदर बैकअप भी होता है, मगर इसमें जो है सेंट्रलाइज एंटिटी होती है जिसके ज़रिए से आप अप्रूवल लेते हैं। यानी आप अगर नादरा के डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आपके पास क्रीडेंशियल्स होने चाहिए, आप नादरा के एम्प्लॉय होने चाहिए जिसको परमिशन दी गई हो, और फिर नादरा का जो मेन सेंट्रलाइज सर्वर है वो उसको अप्रूव करेगा, तो वो फिर आप मॉडिफिकेशन या कोई चेंजेस कर सकेंगे नादरा के डेटाबेस के अंदर। तो ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है बेसिकली हमारे पास ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। यानी अगर खुदा न खास्ता नादरा का डेटाबेस सर्वर डाउन हो जाए तो फिर आप जो है आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये डिसेंट्रलाइज डेटाबेस भी हैं, मगर उनके अंदर भी कुछ खामियां हैं जो कि पूरी तौर पे उनको एड्रेस नहीं किया गया। तो अब इस सारे सूरत हाल को देखते हुए साइंसदानों ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया सर्चर ने, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड्स को एक कंप्यूटर पर सेव ना करें बल्कि मल्टीपल कंप्यूटर पर सेव करें, और उसमें कोई सेंट्रल सर्वर भी नहीं होगा, और इसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। यानी अब हमारा खाता जो है वो एक कंप्यूटर पे नहीं होगा, नादरा का जो खाता है सेंट्रल सर्वर पे वो नहीं होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो जो नादरा के ब्लॉकचेन के नेटवर्क में शामिल हो जाएगा, हर एक के पास पूरे पूरे के पूरे खाते की पूरी कॉपी जो है मौजूद होगी। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि फिर तो कोई भी बंदा खाते के अंदर तब्दीली कर ले, तो इसको इसको उससे कैसे निपटा जाए। तो यही वो कंट्रीब्यूशन है जो कि सतोशी नाकामोटो ने किया, और उसने ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज सिस्टम में रहते हुए जो है खातों की हर कॉपी को तमाम लोग रखते हुए उसके अंदर इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी और ये जो ब्लॉकचेन के फीचर्स हैं इनको कायम रख सकते हैं। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जो कि जो है ब्लॉकचेन लेके आती है, और ये बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की। इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे विफाकुल मदारिस अल अरबिया है, तो अगर वो जो है सालाना इम्तहान मुनक्किद करता है और तमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन करता है,
तो हर मदरसे के पास अपना एक कंप्यूटर होगा जो कि वफाकुल मदारिस के सेंट्रलाइज सर्वर को तलबा की जो कवाइफ हैं वो दर्ज करके भेजेगा। फिर वफाकुल मदारिस का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे जो सर्वर पे जो हजरात मौजूद होंगे वो उसको अप्रूव कर लेंगे और सारा इंदराज हो जाएगा। मगर अगर खुदा न खास्ता वफाकुल मदारिस का जो सेंट्रल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर, वो डाउन हो जाता है या कोई साइबर अटैक हो जाता है, तो फिर पूरे पाकिस्तान के जो मदारिस हैं वो कनेक्टेड नहीं होंगे और ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए अगर हम वफाकुल मदारिस का जो निज़ाम है वो कवाइफ के इंदराज का या इम्तहानी नताइज का उसको हम ब्लॉकचेन पे लेके आ जाएं, तो उसका मतलब ये होगा कि हर मदरसे के पास एक कंप्यूटर होगा जिसमें उस पूरे के पूरे खाते की कॉपी होगी। और वो जो है उसके अंदर कोई भी जब चेंजेस करेगा तो पूरे पाकिस्तान में अगर 20,000 मदारिस हैं तो 20,000 मदारिस के अंदर जो है ना कंसेंसस होना चाहिए, उनके अंदर हम ख्याली होनी चाहिए। वो जब उसको अप्रूव करेंगे तो वो कोई चीज़ जो है ना अप्रूव हो जाएगी। तो इस बुनियादी फलसफे के तहत जो है ना ब्लॉकचेन काम करता है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर खुदा न खास्ता कोई साइबर अटैक होता है तो साइबर अटैक करने वाले एक एक मदरसे पर अटैक करेगा, दो पे अटैक करेगा कंप्यूटर पे, मगर बाकी जितने 98% 99% जो कंप्यूटर्स होंगे उनके पास पूरी की पूरी कॉपी मौजूद होगी और वो उससे साइबर अटैक से भी बच सकते हैं। और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, आप एक एक चीज़ को देख भी सकते हैं। मगर इसके और भी जो है ना कुछ नुकसानात हैं। तो यानी हर निज़ाम का कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। तो ब्लॉकचेन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, तो उनका भी आगे हम डिस्कस करते हैं। मगर बुनियादी बात समझने की ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो बुनियादी तौर पे रिकॉर्ड महफूज करने का एक ज़रिया है जिसकी वजह से हम कंप्यूटर नेटवर्क पे रिकॉर्ड को महफूज करते हैं। यानी अगर कोई भी रिकॉर्ड आपने महफूज करना है ना, तो कंप्यूटर पे आपके पास डेटाबेस सिस्टम्स हैं, या तो आप वो इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर आपके पास सेंट्रल सर्वर होगा और जो पूरी दुनिया में आजकल राइज है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लें जिसकी मदद से आप अपने रिकॉर्ड को कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं। मगर ब्लॉकचेन के लिए ज़रूरी है कि वो डिसेंट्रलाइज हो। और भी वेरिएंट्स है, मगर बुनियादी खुसूसियत की ये है कि वो डिसेंट्रलाइज हो, यानी इस पर कोई एक शख्स की इजारादारी ना हो। ये वो फीचर है जो कि ब्लॉकचेन लेके आता है। तो ब्लॉकचेन की अगर हम तारीफ करें फॉर्मल, तो वो ये है कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी डेटा महफूज करने का एक ज़रिया है जिसके अंदर हम एक मरतबा अगर हम रिकॉर्ड महफूज कर लें तो फिर उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। शामिल किए गए रिकॉर्ड को सिर्फ पढ़ा जा सकता है और नया डाटा हमेशा ब्लॉकचेन के आखिर में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन एक बहुत ज़्यादा गैर तगय्युर किस्म का रिकॉर्ड महफूज करने का निज़ाम मुहैया करता है। और इसका मौजूद जो है वो सतोशी नाकामोटो है जिसने पहली जो है ना ब्लॉकचेन क्रिएट की, सिस्टम क्रिएट किया और उस पर जो इंदराज किया वो बिटकॉइन का इंदराज किया। वो हम आगे अभी तफसीलन देखते हैं। तो ब्लॉकचेन की बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। उनमें एक खसूसियत ये है कि ब्लॉकचेन के अंदर कोई शख्स एक नुक्ते की भी तब्दीली करता है तो वो बआसानी ट्रेस की जा सकती है। और यही वो खसूसियत है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा मशहूर है टेक्निकली तौर पे। इसी के साथ साथ ब्लॉकचेन के ज़रिए से बनने वाले निज़ाम के अंदर हम इस बात का भी खोज लगा सकते हैं कि किस ट्रांजैक्शन की इब्तिदा कहाँ से हुई थी और फिर किन किन लोगों के ज़रिए से होते हुए आगे 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 गई, जिसके लाजमी नतीजा ये होता है कि ऑडिट के प्रोसेस के अंदर बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन अभी हम किसी के बैंक अकाउंट को जाके ट्रेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है। जबकि ब्लॉकचेन के अंदर, पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल होती हैं और हर कोई जाके चेक कर सकता है कि किसने किसको ट्रांजैक्शन दी, किसने भेजी और किसके पास कितनी मलकियत है। तो ये प्राइवेसी के इश्यूज़ तो होते हैं डेफिनेटली। लोग नहीं चाहेंगे कि उनके सारा का सारा बैंक अकाउंट या सारे अमवाल जो है आम लोग देख सकें। मगर इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसके अंदर ऑडिट के प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है और ऑडिटेबिलिटी होती है। आप प्रोविनेंस कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि पहली ट्रांजेक्शन की इब्तिदा क्या हुई, मनी ट्रेल पूरा जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है जान सकते हैं ब्लॉकचेन के सिस्टम के तहत। जो ब्लॉकचेन का सबसे पहला इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी का, वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बनाने के लिए किया गया। यानी जब बिटकॉइन लॉन्च की गई तो बेसिकली उसका इंदराज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर किया गया। बिटकॉइन को सन 2008 में सतोशी नाकामोटो ने अपने वाइट पेपर में पहली मरतबा तारुफ करवाया था और 2009 में उसका लेजर वजूद में लेके आए बिटकॉइन का। फिर इसी तरीके से ये जो बिटकॉइन है, चूँकि ये एक क्रिप्टो करेंसी थी और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इसका काम हो रहा था, तो इसकी अफादियत को पूरे दुनिया के सामने रखा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम जो है ना
एक करेंसी के तौर पे उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, तो इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूरत थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो उसके जब इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, तो कंप्यूटर साइंसदानों ने उसके टेक्निकल निज़ाम को बहुत अच्छी तरह से परखा कि कहीं इसमें कोई सुकम ना हो, और इसके अंदर जो है ना अच्छे तरीके से रिकॉर्ड महफूज हो। तो इसके अंदर ब्लॉकचेन ने अपनी जो सलाहियतें हैं वो साइंसदानों के सामने पेश की, कि ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर इंतज़ामी इस्तात भी है, जिद्दत भी है, और महफूज तरीका इसमें अपनाया गया, और इस निज़ाम को अच्छी तरह परखा गया कि इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी में 5% से भी कम होगा, जबकि इसके बिलमुकाबिल ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में इसका कसीर इस्तेमाल है, जिसमें आप जहाँ 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 आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं रिकॉर्ड महफूज करने के लिए, वहाँ पर आप ब्लॉकचेन को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हम ये नहीं कह सकते कि जी आजकल जहाँ पे भी डेटाबेस सिस्टम हो रहा है उसको ब्लॉकचेन रिप्लेस कर देगा, नहीं। क्योंकि बुनियादी फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी आपको रिकॉर्ड महफूज करना है और आपको एक सेंट्रल एंटिटी चाहिए, वहाँ पे आप ब्लॉकचेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जहाँ पे आप ये चाहते हैं कि सेंट्रल एंटिटी ना हो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो, और कोई सेंट्रल एंटिटी इसको कंट्रोल ना कर रही हो, तो फिर आप ब्लॉकचेन को देखेंगे। तो जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, जब उनके पास कोई भी इदारे वाला ये रिक्वेस्ट लेके आएगा कि भाई हम अपने निज़ाम को ब्लॉकचेन पे डालना चाहते हैं, तो पहले वो फीजिबिलिटी देखेंगे कि यार इनके सिस्टम के लिए फीजिबल भी है कि ये ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे बैंक है, और बैंक है या एक कंपनी है जो कहती है कि भाई हम ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भाई फिर आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर कंट्रोल जो है वो डिफरेंट एंटिटीज, तमाम लोगों का होगा जो ब्लॉकचेन में यूज़ कर रहे हैं। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप किसी चीज़ को अप्रूव करें। तो अगर कंपनी या इदारा ये नहीं चाहता, तो फिर तो वो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो ये एक बुनियादी खुसूसियत है ब्लॉकचेन सिस्टम की। तो बुनियादी तौर पे जो ब्लॉकचेन है वो 3 टेक्नोलॉजीज़ का मजमुआ है, जिसमें कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग है, लिंक्ड लिस्ट है, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। आपके पास कंप्यूटर साइंस का ही एक शोबा है कंप्यूटर सिक्योरिटी का, जिसमें क्रिप्टोग्राफी आ जाती है। उसके अंदर कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स हेवीली इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हैशिंग होती है, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट कीज होती हैं। और फिर फाइनेंस की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, लेजर्स की, और करेंसीज कैसे काम करती हैं। तो ये इन तीनों चीज़ों को जब आप इकट्ठा करते हैं इसकी रिसर्च को, जो कि पिछले 20-30 सालों में हुई है, तो फिर आपके पास ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो निखार है वो सामने आता है। अच्छा, ब्लॉकचेन को हम ब्लॉकचेन इस वास्ते कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं। ये कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी में है, और ब्लॉक के अंदर आप ये ब्लॉक्स देख सकते हैं। इसमें जो पहला ब्लॉक होगा, जब हमारी कोई भी ब्लॉकचेन सिस्टम स्टार्ट होगा, उसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहेंगे, यानी जहाँ से ब्लॉकचेन स्टार्ट हो रही है। फिर इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले ब्लॉक हेडर होगा और ब्लॉक का डाटा होगा। ब्लॉक हेडर के अंदर आपके पास मेटा डाटा होगा, जिसके अंदर आपके पास ब्लॉक नंबर, हैश वैल्यूज़, और फिर आपके पास जो डाटा है उसके अंदर आप कोई भी चीज़ ट्रांजेक्शन रख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ का इंदराज कर सकते हैं। फिर ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली बनाया जाता है लिंक लिस्ट के ज़रिए से। लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे एरेस एक डाटा स्ट्रक्चर है आपके पास, और दूसरे किस्म के डाटा स्ट्रक्चर हैं। इस तरह से एक लिंक लिस्ट भी एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो लिंक लिस्ट के ज़रिए से ये ब्लॉक्स की फॉर्मेशन की जाती है, और हर ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ लिंक किया जाता है, और उसके अंदर हैश वैल्यू को, प्रीवियस हैश वैल्यू को, ब्लॉक को लिंक किया जाता है, जिसकी वजह से आप डाटा की इंटीग्रिटी को, यानी सालमियत को बरकरार रखते हैं। जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी इस्तेमाल होती है। आपके पास डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं, पब्लिक प्राइवेट की है, और ये चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि इसका तरीकाकार क्या होता है ब्लॉकचेन पे काम करने का। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास क्या होता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो ट्रांजेक्शन आपकी जो है, मैं इसको आपको उर्दू में बता देता हूँ कि सबसे पहले आप ब्लॉकचेन पे अपना अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट बनाने के बाद फिर आप ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन करने के बाद ये ट्रांजेक्शन साइन होती है, और साइन होने के बाद इस ट्रांजेक्शन को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, नहीं फैला दिया जाता है वैलिडेटिंग तौसीक करने वाली नोड्स के पास। फिर ट्रांजेक्शन की वैलिडेशन की जाती है, और उसके बाद ट्रांजेक्शन सारी मेमपूल्स के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। फिर जो माइनर नोड्स हैं वो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन को इकट्ठी करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। फिर इस ब्लॉक को माइनर नोड क्रिप्टोग्राफिक पजल के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो इस क्रिप्टोग्राफिक पजल को पहले सॉल्व कर लेता है,
जो है वो माइनिंग के अमल में कामयाब हो जाता है। और फिर माइनिंग के अमल में कामयाब होने वाले माइनर ब्लॉक को ब्लॉकचेन में शामिल कर दिया जाता है, और फिर शामिल किए गए ब्लॉक की मालूमात को ब्लॉकचेन नेटवर्क में नशर कर दिया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। और फिर हर ब्लॉकचेन सारे फिर ब्रॉडकास्ट नशर किए गए ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन में शामिल कर देता है। इस अमल को ब्लॉकचेन की तस्दीक तस्दीक कुनी का अमल कहते हैं, यानी ब्लॉक कन्फर्मेशन। फिर ये ब्लॉक आलमी ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है, यानी ब्लॉक पब्लिश हो गया, और यहीं पर पूरा प्रोसेस मुकम्मल होता है, यानी ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाती है। यानी ये सारा प्रोसेस बैक एंड पे चलता है। वैसे तो आप देखें, आप गए, अपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आपने इतने बिटकॉइन दूसरे को ट्रांसफर कर दिए, मगर पीछे ये सारा प्रोसेस होगा, तो उसके बाद वो आपके ट्रांसफ़र को कंसिडर किया जाएगा कि ट्रांसफ़र हुआ। मैं आगे जाके इसकी तफसील बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन का अमल पूरा होता है। तो ट्रांजेक्शन को पूरा होने के लिए दूसरे माइनर सार्फिन का राज़ी होना ज़रूरी है, वरना ये ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी बैंक के अंदर सेंट्रलाइज अथॉरिटी ट्रांजेक्शन की तौसीक करती है, जबकि ब्लॉकचेन में दीगर माइनर नोड्स मजमूई तौर पर ट्रांजेक्शन की तौसीक कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर ट्रस्ट कैसे कायम किया जाता है? देखें, हम जब हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर या सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, तो हम सेंट्रलाइज एंटिटी पे भरोसा कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी पे हम भरोसा कर रहे होते हैं। जबकि ब्लॉकचेन में क्योंकि कोई सेंट्रलाइज इदारा नहीं होता, लिहाजा ब्लॉकचेन के अंदर ट्रस्ट जो होता है, भरोसा जो होता है, वो कायम करने के लिए कंप्यूटर की जो एल्गोरिथम्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्रिप्टोग्राफी है, पीटीपी नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है, हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं, पब्लिक प्राइवेट की इंक्रिप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है, और ये सारी एल्गोरिथम है। खासतौर पर माइनिंग के एल्गोरिथम, जैसे कंसेंसस एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो इनको ऑल टुगेदर मिला के हम इस पूरे सिस्टम को ट्रस्टेबल बना रहे होते हैं। अच्छा, जो हमारा नॉर्मल बैंकिंग का निज़ाम है, उसमें पैसे भेजने का जो तरीका होता है, मिसाल के तौर पे एलिस है, उसने कुछ पैसे भेजने हैं, तो सबसे पहले वो अपनी यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए से अपने अकाउंट को एक्सेस करेगी, और एक्सेस करने के बाद उसका जो अकाउंट बैंक है, वो उसके बैलेंस को चेक करेगा, उसके क्रेडेंशियल्स को चेक करेगा कि वाकई उसके पास इतना बैलेंस है कि नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो बॉब के बैंक के पास वो ट्रांजेक्शन चली जाएगी। बॉब का बैंक क्या करेगा कि बॉब के लेजर के अंदर, यानी अपने लेजर के अंदर अपडेट कर देगा कि बॉब के पास इतने पैसे रिसीव हुए हैं। फिर बॉब जब उसको एक्सेस करेगा, तो उसको वो पैसे नजर आएंगे, और बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके पास सेंट्रल बैंक होता है, वो उसको सेटल डाउन करता है। तो ये नॉर्मल हमारा बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये निज़ाम चल रहा होता है। जबकि ब्लॉकचेन के अंदर जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन या पैसे भेजने की बात करते हैं, तो उसमें होता यह है कि अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये कंप्यूटर हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, और ये आपस में कनेक्टेड है पीयर टू पीयर नेटवर्क के ज़रिए से, और इनके अंदर कोई भी सेंट्रल एंटिटी नहीं है। तो इसके अंदर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, तो एलिस कोई पैसा भेजेगा, तो पहली बात तो ये है कि हर कंप्यूटर के पास पूरे पूरे लेजर की, यानी खाते की पूरी कॉपी पहले से मौजूद होगी, और वो सिंक्रोनाइज होगी। और जब एलिस कोई ट्रांजेक्शन करेगा, तो जो स्टेट है लेजर की स्टेट पूरे नेटवर्क के अंदर अपडेट होगी, और बुनियादी तौर पे पैसा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा होगा, बल्कि लेजर की स्टेट अपडेट होगी, और स्टेट अपडेट ये रिप्रेजेंट करेगी कि इतने पैसे दूसरे शख्स को मुंतकिल हो गए। इस तरीके से जो है ना आपका ब्लॉकचेन के अंदर काम होता है। तो अगर हम इसको थोड़ी तफसील में देखें, तो ये होगा कि ब्लॉकचेन के अंदर अगर जैद और बकर के दरमियान पैसों की मुंतकली को हमने करना है, तो उसके दरमियान कोई सेंट्रल बैंक मौजूद नहीं होगा, और कोई गारंटी देने वाला मौजूद नहीं होगा। तो इसके मुंतकली को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ये ब्लॉकचेन का निज़ाम कायम करेगा। इसके पास, हर कंप्यूटर के पास एक पूरी लेजर की एक कॉपी होगी, और जब जैद ने ट्रांजेक्शन करनी है, तो अपने खाते के अंदर वो इंदराज कर देगा कि मैंने इतने पैसे बकर को भेज दिए। फिर ये जो ट्रांजेक्शन है, यानी ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांसफ़र होगी ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर, और हर कंप्यूटर के पास ये ट्रांजेक्शन जाएगी, और फिर कुछ माइनर नोड्स जो है ना, जो मेम पूल में जो ट्रांजेक्शन मौजूद होंगी, उनको कंपाइल करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे, और एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करेंगे। जो माइनर क्रिप्टोग्राफिक पजल को पहले सॉल्व कर लेगा, उसको माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा, और माइनिंग रिवॉर्ड के बाद वो यानी ट्रांजेक्शन ब्लॉक को ब्रॉडकास्ट कर देगा पूरे नेटवर्क के अंदर, और फिर जो है दीगर वैलिडेटिंग नोड उसको वैलिडेट करेंगी, और फिर वो ब्लॉक जो है ना ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाएगा, और इस तरीके से आपके पास लेजर की स्टेट अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा जो अमल है, यानी पैसे भेजने का ज़ैद और बकर के दरमियान, ये पाए तकमील तक पहुंचेगा, और बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस पर तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो ये
ये सारा अमल होता है और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो उसको माइनिंग का प्रोसेस कहते हैं। माइनिंग के प्रोसेस में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इस माइनिंग के अंदर जो है ना एक क्रिप्टोग्राफिक एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना होता है। जो उसको पहले सॉल्व कर लेगा उसको माइनिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा और वही ब्लॉक को ब्लॉकचेन में शामिल करने का हकदार भी होगा। तो ये तो ब्लॉकचेन का थोड़ा सा तारुफ था। अच्छा, अब हम दूसरे सवाल